चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 12। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग ने बाकी सारी चीजें पढ़ ली थी, सर्किट भी पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल भी कर दिया था, अब सिर्फ बचा हुआ है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक, तो हेडिंग तो आपके सामने दिख ही रही है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक सर्किट बनी हुई है। सर्किट में जाते हैं सीधे हम लोग। ठीक है, सर्किट में देखो क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो हम पूरी सर्किट का जो वायर है उसका एक रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया और उसको एज इट इज या फिर एक ऐसे मतलब एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्लियर है सीरीज और पैरेलल क्या होता है, तो उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसके हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दी और साथ में एक की लगा दी या फिर स्विच लगा दी। ठीक है, स्विच जब ओपन रहेगी तो करंट जीरो रहेगा और जब स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। वही होगा साइकिल ऑफ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इतना क्लियर है? तो पहले जब स्विच क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव से करंट जाएगा और तब तक जाएगा जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे स्विच ओपन करके हम इसको बैटरी को निकाल करके स्विच क्लोज करेंगे, उसके बाद इस रेजिस्टेंस की मदद से, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के, यानी देखो ध्यान से मेरी बात समझो, अगर मैं कोई भी ऐसे खाना खा रहा हूँ, ठीक, और अगर मेरी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है और एनर्जी खर्च नहीं कर रही है, तो क्या कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी एनर्जी की? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप एनर्जी गेन करोगे तो एनर्जी लूज भी तो करना पड़ेगा। तो लूज कैसे कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है भैया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब हम एक नई सर्किट बना देते हैं फटाफट यहीं पर, पहले समझ लेंगे फिर शुरू करेंगे पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस। ठीक है, बस सिंपल सर्किट समझते हैं। यहाँ पे चार्जिंग सर्किट समझ में आ गई? चार्जिंग आ गई सबको? चार्जिंग करने के लिए हमने बैटरी लगाई, स्विच लगाई, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग सर्किट देखो कैसे होगी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और याद रखिएगा अभी मैं आपको दिखाता हूं। वैसे ये बात इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा कि ये आपको पहले से आता है। ठीक है, ये हो गई स्विच, अभी ओपन है। ठीक है, और अच्छा ये मुझे बताओ, पॉजिटिव बेटा यहां से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा, इस वाली प्लेट को मिलेगा, और नेगेटिव इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। ध्यान से देखना, ये चार्ज इसके ऊपर से स्टोर होगा, टोटल चार्ज तो सप्लाई कर दिया हमने, क्यू चार्ज सप्लाई किया होगा तो क्यू मिल गया होगा, इधर मिल गया होगा प्लस क्यू, इधर मिल गया होगा। बहुत अच्छे से हम सबको आता है ना, बहुत वेरी गुड। अच्छा अब मेरी हेल्प करो, हमेशा जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव से होगा और तो किधर से होगा? इधर से होगा कि नहीं? ठीक है, किताबों में बड़ा डरा के लिखा गया है कि जो भी आपका यहाँ पे चार्ज होगा, जिस साइकिल में इस तरफ करंट होगा रिवर्स हो जाता है करंट। इतना काहे टेंशन लेना, सिंपल सोचो ना, ऑटोमेटिक दिख रहा है हमें कि चार्ज हो रहा था तो करंट इधर से जाता है क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब बीच में ये चार्ज आपका कैपेसिटर आ गया तो उस पे आगे इकट्ठे हो गए। ठीक, अब जब तुमने बैटरी छीन ली तो बचा गया सर्किट में सिर्फ ये कैपेसिटर बचा। अब इसके बाद चार्ज है तो जब इसको मिल रहा था तो ये रख रहा था, अब इस यहाँ पर यही एक सोर्स बचा क्योंकि इसके बाद चार्ज है और बाकी जो है कंज्यूमर हो गए, है ना। तो यहां से ही चार्ज आपका फ्लो करना स्टार्ट होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर, पोलैरिटी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी या नहीं होगी? क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कांसेप्ट पढ़ने की जरूरत है हम लोग को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सीख ली। तो डिस्चार्जिंग करंट का लूप ऐसे होगा और चार्जिंग का ऐसे होगा, याद रखना ये बात। ठीक है, तो जब एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सेम चीज होगा, तो उस टाइम पे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? एल माने इंडक्टर होता है। तो किसी भी वायर को अगर हम ऐसे स्प्रिंग तरीके बना देंगे तो ये वायर एक नई प्रॉपर्टी आपकी प्रोड्यूस करेगा जो कहते हैं इंडक्टेंस। उस नई प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इंडक्टेंस, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट वायर और आपका स्प्रिंग कॉइल को कहते हैं कॉइल। कॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टी है तो अलग अलग होती है। वायर का जो पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहली जन्म लेने के बाद पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस। वो कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, लेकिन जब उसके साथ हम उसका जब भी शेप चेंज करते हैं या कुछ भी नया आप बनाते हो तो उसके बाद एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है, इसको कहते हैं इंडक्टर। समझ में आया? इसी कहते हैं, ये एल हो गया, इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो ये हो गया आर एल सी। समझ में आया कि नहीं आया? यही सबसे फेमस टॉपिक है, किसके अंदर? अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो अभी हम वापस से आते हैं, बहुत टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बोल दिया था इसलिए मैंने समझाया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, वापस से देखो, क्योंकि आप ये नोटिस करो कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया, ठीक है, और कैपेसिटर पढ़ा हूं, लेकिन देखो तुमको इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट सिखा दिया, तुम्हारे पास एसी कंसेप्ट तुम्हें सिखा दिया और तुम्हें ईएमआई का इंडक्टेंस भी दिखा दिया। तो तुम्हें कुछ समझना चाहिए कि एक चैप्टर से कितनी चीज जुड़ी हुई। अगर आप चीजों को बहुत सिंपल रखेंगे, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा चार्ज इधर जा रहा था, इकट्ठा हो रहा था, चीजों को फिजिक्स में सिंपल रखोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम्हें कभी कंफ्यूजन होगा नहीं और बहुत इजीली सारे क्वेश्चन कर लोगे।
लेकिन अगर इसके लिए स्पेशली एक कंसेप्ट बना लिया कि रिवर्सल होता है, कुछ ऐसा होता है, डरावना कुछ दिमाग में सोच लिया, तो पक्का फिजिक्स में आप गए। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, पहले से डर इतना भरा पड़ा है, और आप अगर एक्स्ट्रा लेकर के आओगे तो उससे आउटपुट खराब हो जाएगा। अगर आप अपनी आंखों विश्वास करेंगे और अपने कंसेप्ट विश्वास करेंगे तो हर चीज आपके सामने खुल के चली आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, मैंने आपके सामने बस करके दिखाया, तो प्रैक्टिकल आप उसका समझो कि उसका होता क्या, वर्किंग कैसे हो रही है। अगर हम पता है कि यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, तो क्लियर हो गया कि यहाँ से पॉजिटिव आएगा, तो हम एक्स्ट्रा क्यों पढ़े? समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा आंसर में सही होगा कि नहीं होगा? बस इतने भी रहो। तो डिस्चार्जिंग का साइकिल ये हो गया, ठीक। तो यहां से जब डिस्चार्जिंग होगी तो करंट के फॉर्म में या करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है, हमको अच्छे से पता है कि क्या होता है भैया, बताओ हीटिंग इफेक्ट याद है कि नहीं याद है? कि रेजिस्टेंस क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को फ्लो होने के अगेंस्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसे कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी में कहते हैं। और क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर या कंडक्टर, ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसके कारण क्या होता है। एक्चुअली इसका फिगर अगर आप देखेंगे, मैं अगले जो चैप्टर में करंट रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, एनिमेशन बहुत प्यारा सा, उसके अंदर आप ये पाओगे कि इनका एटम्स होता है वो अपनी जगह फिक्स है, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा, ठीक। फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का रास्ता ये है, सामने की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तो इससे टकराएगा नहीं टकराएगा, ये कहीं चला जाएगा, एटम कहीं चला जाएगा। तो ये जो कोलिजन होता है, ये कोलिजन होता है, इसके कारण क्या होता है भैया, कोलिजन जब भी होता है तो हीट प्रोड्यूस होती ही नहीं होती है। तो इसका मतलब है कोलिजन के कारण क्या होगा, यही रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस है जो अपोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है कंडक्टर का, उसी के कारण उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, और जो ये कोलिजन होता है इसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ। समझ में आ गई? तो इसका मतलब एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भैया, हीट एनर्जी में होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब है कि कुछ समय बाद ये करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा, और हर बार डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? ये स्विच तो ऑन कर दें, स्विच बंद हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है जब स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करने स्टार्ट होगा, और धीमे 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 करके हीट के फॉर्म में पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी डिसिपेट हो जाएगी, और ये कैपेसिटर के पास चार्ज बचेगा जीरो, यानी कि इसके पास एनर्जी हो जाएगी जीरो। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया डिस्चार्जिंग, ये हो गया आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब शुरू करें, लिखिए 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 फटाफट लिखिए। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड बैटरी आर कनेक्टेड, लिख डालो पूरा, ये फिगर बना लो सर्किट तक, फिर आगे शुरू करते हैं। इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, सीधे इक्वेशन पे आएंगे। तो अगर टोटल वोल्टेज हमने सप्लाई किया, हमने कितना सप्लाई किया बच्चे, V वोल्टेज सप्लाई किया। देखो बैटरी V वोल्टेज की थी, ठीक है। तो ये सप्लायर है और ये दोनों क्या है, कंज्यूमर। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस ने कितना कंज्यूम किया, VR, और कैपेसिटेंस से कितना कंज्यूम किया, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, तो जितना सप्लाई करेंगे उतना ही तो कंज्यूम करोगे, है ना। तो ये हो गया बराबर, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब इसको वापस से हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करते करते करेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस का वोल्टेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्या है भैया, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। और ओम्स लॉ तो पढ़ा ही था, V इक्वल टू क्या होता है भैया, IR, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं यहां लिख सकता हूं IR प्लस Q अपॉन, कोई दिक्कत? लेकिन I नहीं पता है, चार्ज पता है, कोई बात नहीं। तो हम कह सकते हैं dq by dt, ये जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता? तो ये बताओ, ये d लग गया तो इस क्वांटिटी का स्मॉल हिस्से की बात हो रही है, और d लग गया t के समय स्मॉल टाइम की बात हो रही होगी। तो किसी भी एक फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये हो गया R प्लस ये हो गया Q अपॉन C, ये भी तो V हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, पूरा प्रूफ आपको करना नहीं होगा, इंटीग्रेशन तक आपको लेके जाएंगे बस, ठीक है। डेरिवेशन अब आते ही नहीं है, कहीं नहीं पूछे जाते, ठीक है। हाँ अभी नहीं, अब इतना नहीं पूछते, मतलब ये तो है ही नहीं, इतना पूछा ही नहीं कभी। आप चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में, कोई भी चीज प्रीवियस ईयर से वेरीफाई करो। तो dq by dt into r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको उठा करके इधर भेज दिया, v माइनस क्यू अपॉन सी, तो cv माइनस क्यू अपॉन सी, यही तो आएगा। इसको उठा के इधर फेंक दो, तो v माइनस क्यू अपॉन सी आएगा, एलसीएम लोगे c आएगा, ये हो जाएगा cv माइनस क्यू अपॉन सी। यहां तक कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक करेंगे इंटीग्रेट, देखो इंटीग्रेट करने के लिए आप t को इधर भेजोगे, ठीक है। जब t को इधर भेजोगे तो यह हो जाएगा
डी क्यू आर इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीअरेंज कर लें। अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्यू के सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए, क्यू के सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए, और जो कांस्टेंट है वो एक तरफ होनी चाहिए, है ना। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे? सीबी माइनस क्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर भेज दें। बोलते रहिए, बोलते रहिए, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा। ये एक मिनट, हेलो, समझ लेते हैं। ये जो भी कर रहे हैं हम लोग उसका कॉज है ना। अब देखो चार्ज, यहाँ देखो चार्ज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, ये कैसे चेंज इन चार्ज की बात हो रही है। और ये देखिए जितने भी इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो हम वो सारी क्वांटिटी जो कि आपके जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो मैच करनी चाहिए। ये सी कैपेसिटेंस है, ये कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट। आर पता है उसको, फिक्स है। टाइम वेरी करेगा, तो इंटीग्रेशन लगेगा किसके ऊपर? डी क्यू के ऊपर लगेगा और डी टी के ऊपर, और यहाँ पे लगेगी 0 से और यहाँ क्या करेंगे? चार्ज कहां से कहां तक? 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम चार्ज को डिसिपेट कराना है, तो ये हो गया आपका टोटल चार्ज। समझ में आया? जो कांस्टेंट होता है उस पर कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का इंटीग्रेशन काम नहीं करेगा, उसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? ये दिख रहा है 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लिखवाया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। नहीं याद, नहीं याद है तो बोल लो, कभी बताएंगे, बताएंगे नहीं हम भाई। ठीक है, सीधे लिखेंगे माइनस एल एन, क्या लिख देंगे यहाँ पर बताओ? अरे कुछ पढ़ा लिया करो, कभी कभी जिंदगी में कभी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसी जिंदगी में बेइज्जती बहुत होती है। ऐसी जिंदगी कैसे जीते हो? कैसे जी लेते हो? फिर इसी का एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी आता था, और उसके बाद हम क्या करते थे? डिवीजन में डिफरेंशिएट करके ए लिखते, है ना। और यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी आएगा, और डिवीजन पे क्या जाएगा? ये वेरिएबल के नीचे रहेगा। ठीक है, पूरा उसके नीचे। अभी भी नहीं कर पाओगे तो फिर भगवान ही नाराज हो जाएंगे मुझसे यार। ठीक है, तो जाएगा CV माइनस क्यू, और फिर जब इसको करेंगे वापस से तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? CV। क्या आ जाएगा? CV। ठीक है भैया, ये वही किया जो वहां लिखा हुआ था। तुम लोग को नहीं पढ़ाया है तो हम लोग कोई बात नहीं, लेकिन अभी जैसे कर रहे हैं वैसे। ठीक है, कि 1 देखो ऐसे गया था 1 अपॉन, देखो यहाँ ए एक्स बी, ए बी अलग अलग क्यों दिखाया? देखो CV अलग है ना, और ये आपका वेरिएबल मैच कर रहा है। देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? तो इसका मतलब है इस पे काम करेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉग, वो जो भी नीचे लिखा हुआ है वो लिख देंगे आंख बंद करके, लॉग हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होता है? इसको नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। सिंपल डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पर आपका क्या बचेगा? सिर्फ सी। ठीक है, और उधर क्या बचेगा? उस तरफ, उधर तो सिंपल है, उधर टी है, सिर्फ टी अपॉन CV नहीं होगा रे, CR होगा ना, वो CR होगा ना, ये CR होगा। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा?
कि अगर a की पावर x इज इक्वल टू n होगा तो इस पे लॉग लगाएंगे, लॉग बेस a n इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लास्ट में जब एंटी लॉग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस क्यू अपॉन CV। इस मैथ को इधर लेके आ, ठीक है। एलिमेंट का बेस क्या होता है e टू द पावर क्या आ जाएगा t अपॉन माइनस t अपॉन, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार, ठीक है। ये फाइनल रिलेशन निकल के आएगा। मैं ये सर्किट में डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, नोट करो। देखिए कंप्लीट कर दे रहे हैं। डिस्चार्जिंग के लिए दिया हुआ, देखो वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। Q अपॉन CV इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन CR, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू क्या जाएगा CV ब्रैकेट में माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन CR, और इसको क्या कह देंगे Q, ठीक है, मैक्सिमम करंट के बाद, ठीक। ये जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन, ठीक। ये आपका फॉर्मूला ओके। इज इक्वल टू RC कहते हैं टाइम कांस्टेंट, क्या कहते हैं टाइम, और ये जो फॉर्मूला बन के आया किसके लिए है, चार्ज के लिए किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। फॉर्मूला फॉर चार्ज एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखिए यहाँ देखिए मैंने कैपेसिटर, ये तो हो गया, ये वापस लिख दिया। T इज इक्वल टू RC क्या होता है टाइम कांस्टेंट। एट द एंड ऑफ वन टाइम कांस्टेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस राइजेस बाय कितना 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर प्लेट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, C is equal to क्या होता है Q upon V, V is equal to क्या होता है Q upon C। इसी से फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे ही बन जाए, पिछले वाले फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर लिया, बस हमने कुछ किया नहीं, इसको कन्वर्ट करके वो वाला फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है ये समझ लो जरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज करेगा। देखो अब एक चीज जो सिखा रहा हूँ सुनो ध्यान से, जब भी ये एक्सपोनेंशियल आ जाए फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बन सकता, यानी कि ये बराबर वैल्यू से इंक्रीज नहीं करेगा। ये हो सकता है पहले तेजी से इंक्रीज करे, बाद में स्लो रेट पे इंक्रीज करे, ठीक है। और आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, इसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। देखो ये डॉटेड लाइन है ना, इसके अप्रोक्सीमेटली पैरेलल चलने लगेगा, ये समझ में आया, वही होगा मैक्सिमम करंट की वैल्यू। समझ में आ गया, ये ग्राफ समझो, ये मैक्सिमम करंट वाली सिचुएशन की बात होती है, ठीक है। तो इसके लिए टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होगा एक्सपोनेंशियली, मतलब कि कभी भी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट विल रीच क्लोज टू पीक वैल्यू, जो कि क्या होता है Q नॉट, जो कि CV के बराबर है, मैंने आपको फॉर्मूले में भी बताया, ठीक। सिमिलरली क्योंकि दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे हैं तो दोनों का नेचर भी एक ही जैसा होगा। ये भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा, आफ्टर सर्टेन वैल्यू ये पीक का वोल्टेज के यानी कि इसके बराबर होने की कोशिश करेगा। कहां नेटवर्क इशू, चलो तो यहां तक क्लियर हो गया, चार्जिंग वाली बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग, आगे बढ़ जाए। अच्छे भी कर लेना कुछ, ये अपने आदर्श में जो है क्लास रुकवा देगी। देखो अब यदि इसको क्लोज करेंगे तो अभी हमने सीखा था ना, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है तो चार्ज डिस्चार्जिंग ऐसे होगी,
है ना। तो चार्जिंग की सर्किट तो यहाँ क्या है, व्हेन चार्ज कैप्चर रेजिस्टेंस एंड की आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड की इज क्लोज, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज यूज्ड टू ड्राइव करंट इन द सर्किट। फटाफट सर्किट बनाइए। तो अगर किसी को इक्वेशन लिखना हो तो दो ही है, यही सप्लायर और ये कंज्यूमर है। तो हम कैसे कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि VC प्लस VR बराबर सर 0 होने वाला है, बात तो सही है ना। और या फिर हम कह सकते हैं VC इज इक्वल टू माइनस, ऑफ माइनस साइन का मतलब है कंज्यूमर हो गया, है कि नहीं। तो इसका मतलब है टोटल इन दोनों का सम क्या आएगा, हमेशा 0 है। अब इक्वेशन तो आपको लिखना सिखा दिया है, VC का भी लिख लोगे और आप जैसे लिख लोगे VR का भी लिख लोगे। फटाफट लिखो। तो पूरे प्रोसेस में एक चीज गायब होगी, 1 गायब हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटे, यहाँ पे V इज इक्वल टू V नॉट e की पावर माइनस t अपॉन RC, ठीक है। और Q के लिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन, ठीक है। और जब टाइम की वैल्यू आपकी RC के बराबर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, तब क्या हो जाएगा आपका, देन 37% ऑफ द चार्ज इज, ठीक है, समझ में आया। वैसे बड़े मतलब इतना खर्च हो गया 37% चार्ज। तो इसके केस में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो एक बहुत पीक वैल्यू पर रहेगा और पीक वैल्यू सडनली क्या होगा, डिक्रीज होकर के, समझ में आया, इस तरीके से। ये आप ग्राफ बना लीजिए, ये नोट करके वो ग्राफ बना। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।